गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप सब लोगों का वेलकम है पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज में। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं रिकॉर्डिंग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो और उसको और हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। लेटेस्ट हम स्टार्ट किए थे जो सीरीज़ वो था आपका इम्यूनोलॉजी का। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था वो एक ब्रीफ देखा था इंट्रोडक्शंस की जो इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, उसको लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम पे किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर रखे हैं। प्लस दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा था ना कि दो जो मेजर जो कैटेगरी होती है इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखे थे। ठीक है, तो अब जो इन्नेट इम्यूनिटी है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का जो स्ट्रक्चर होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ठीक है, उसमें जो सेल्स कंपोनेंट है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो एक बार बस आप लोगों को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो बात की गई थी वो इसके बेसिस पे की गई थी कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है, ठीक है, वो उतना स्पेसिफिक नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। मतलब किसी भी फॉरेन पैथोजन या माइक्रोब्स अगर आ रहा है एंट्री तो उसको रोकता है। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि वो जो होती है ना, वो लाइफ में हम लर्न करते हैं माइक्रोब्स के अगेंस्ट। हमारी जो सेल्स होती है वो लर्न करती है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। दैट्स वाई जो एक्वायर्ड होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिटेल इसके बारे में, तो आप लोग लिस्ट में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग जो इन्नेट जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब वो उतना स्पेसिफिक नहीं है, वो ब्रॉड रेंज में एक तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आज जो है ना हम लोग ये देखेंगे कि जो इन्नेट इम्यूनिटी में जो सेल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सेल से भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस बोर्ड में देखिए मैंने 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है। पहला तो एक जो सेल्स के नाम है डेंड्राइटिक सेल्स, माइक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये मैं बता रहा हूँ कि ये इन्नेट इम्यूनिटी में इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रखा है, ठीक है, जिसमें लिखा है कि इन्नेट और एडॉप्टिव इसके सेल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ना कि इन्नेट में माइक्रोफेजेस है, डेंड्राइटिक सेल है, बेसोफिल्स है, इयोसिनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है। और जो एडाप्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे बी सेल्स है, टी सेल्स है। और इसके अलावा 2 सेल्स ऐसी होती हैं जो टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन होती है। मतलब इन्नेट में भी आता है और एडाप्टिव में भी आता है, ये 2 जो सेल्स होती है। ठीक है, तो ये जो सेल्स जो बनती हैं इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो मेजर जो फॉर्मेशंस होता है वो आपका हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HSC बोलते हैं। तो हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स में 2 प्रकार का डिफ्रेंशिएशन होता है। पहला बोल सकते हैं कि एक जो माइलाइट सेल्स जो बनाती हैं उसको माइलोपोइसिस बोलेंगे उसके थ्रू। दूसरा अगर लिम्फोसाइटिक सेल्स बना रही है तो इसको लिम्फोजेंसिस बोलेंगे। तो ये जो HSC सेल्स है ना वो 2 प्रकार की सेल्स बनाती है। एक जो माइलाइट सेल्स बनाएंगी तो सभी माइलाइट सेल्स को बनाने के लिए एक कॉमन सेल्स होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर सेल्स। ठीक है, ये जो कॉमन माइलाइट प्रोजेनेटर सेल्स है वो क्या क्या बनाएगी, देखो डेंड्राइटिक सेल्स बनाएंगी, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मास्ट सेल एंड मेगाकैरियोसाइट्स। और जो लिम्फोजेंसिस का मतलब है जो लिम्फाइड्स सेल्स बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर्स। तो ये आपकी डेंड्राइटिक सेल्स भी बनाती है, टी सेल्स बनाती है, बी सेल्स बनाती है और नेचुरल किलर सेल्स बनाती है। तो इसमें देखो ध्यान से आप देखोगे ना तो एक ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है ना ये कॉमन है दोनों में। यानी कि डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो माइलाइट प्रोजेनेटर सेल से भी बन सकती हैं और लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल से भी बन सकती हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप हुई, मतलब ये तो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट हम लिख रहे हैं, दूसरा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आगे हम लोग देखेंगे वो बेसिकली किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि बी सेल्स और टी सेल्स। और टी सेल्स में आप ये देखोगे ना कि इसमें बी सेल्स और टी सेल्स ये जो इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी आती है वो इन्हीं 2 सेल्स की वजह से आती है, बी सेल्स और टी सेल्स की वजह से। यानी कि लिम्फोजेंसिस कॉमन लिम्फोइड जो प्रोजेनेटर सेल्स है
वो फॉर्म करती हैं। एनीवे, इसको हम लोग आगे चल के डिटेल देखेंगे। आज सेल ऑफ इननेट इम्यूनिटी में हम लोग 4 सेल्स की बात करेंगे। पहला है आपका डेंड्राइटिक सेल्स, दूसरा है मैक्रोफेजेस, तीसरा है नेचुरल किलर सेल्स और फोर्थ है आपका न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है, डेंड्राइटिक सेल्स आप देखेंगे कि उसकी ओरिजिन दोनों से हो रही है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर्स और लिम्फाइड प्रोजेनेटर से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एपीसी, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस कम था इसलिए बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में मैंने लिखा है। एपीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का जैसे नाम है कि वो क्या करेंगी, एंटीजन को प्रेजेंट करेंगी। ये सेल्स क्या करेंगी, एंटीजन को प्रेजेंट करेंगी। ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है। ये क्या करती हैं कि जब फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ की जाती है या फिर उसके कोई पार्ट्स को अपने अंदर प्रोसेस करती हैं, और प्रोसेस करने के बाद वो क्या करती है ना, उसका जो कॉमन पार्ट होता है जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसको ये सेल अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करती है। एक्सप्रेस किसके थ्रू करेगी, आइदर फ्रॉम एमएससी फर्स्ट के थ्रू या एमएससी सेकेंड के थ्रू। अब ये एमएससी क्या होता है, इसको भी आप लोग परेशान मत हुइए, जैसे जैसे आगे वाले वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये आप समझ जाइए कि जो एंटीजन को जो प्रोसेस करके जो एक्सप्रेस कराया जाता है वो एमएससी के थ्रू होता है। इसका नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और इसका होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेकेंड। ये इसमें डिटेल हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। तो एमएससी फर्स्ट को जो रिकॉग्नाइज करता है टी सेल, उसको हम लोग साइटोटॉक्सिक टी सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो एमएससी सेकेंड को रिकॉग्नाइज करता है वो हेल्पर टी सेल्स करता है। और ये एक देखो, ये एक मैकेनिज्म होती है, सेल को आइडेंटिफाई कराना, फिर उसको किल करवाना, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, अब डेंड्राइटिक सेल्स में अगेन 2 प्रकार की हम लोग देख सकते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। कभी कभी पूछ देगा कि फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स क्या ये ऐसा होती हैं, तो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स डेंड्राइटिक सेल से डिफरेंट है। ये कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं करती है अपने ऊपर, किसी भी फॉरेन पार्टिकल का जो एंटीजन है वो प्रोसेस करके प्रेजेंट नहीं करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो एपीसी, मतलब ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी एंटीजन ये अपने ऊपर नहीं दिखाती। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, डेंड्राइटिक सेल एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। तीसरा आता है आपका प्लाज्मासाइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये बेसिकली करती हैं लेकिन अगेंस्ट वायरस ही वर्क करती हैं। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस आप देखिएगा डेंड्राइटिक सेल्स का। दूसरी प्रकार की जो सेल्स हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेज का मतलब जैसे फैगोसाइटोसिस की बात हम लोग करते हैं, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एक तरीके से इनगल्फ करना, खाना। ठीक है, इससे बना हुआ है। तो जो सेल माइक्रोब्स को खाने का काम करेंगे, मतलब फीड उसको करेंगे, माइक्रोब्स को फीड करेंगे, इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन का मतलब जैसे मान लो लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब सारी चीज़ें, तो हर ऑर्गन के कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं माइक्रोब्स को इनगल्फ करने के लिए। ठीक है, तो उसका यहाँ पे नाम बताया है। जैसे कि ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड में जो सेल्स होती है जो माइक्रोफेजेस का जो काम करती है, इनगल्फिंग का काम करती है, उसको हम लोग मोनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, लंग्स में जो सेल्स होती हैं जो फीडिंग का काम करती हैं माइक्रोब्स को, वो आपका एल्वुलाई सेल्स होती हैं। स्प्लीन में स्प्लीनिक सेल्स होती हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, लीवर्स में क्या होती है, लीवर्स में इसको कफ्फर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, बोन में क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन में होती हैं। किडनी में देखेंगे आप तो मैसेंजियल सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस का काम कराती हैं, और ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं। तो ये आप इसको याद रखिएगा, खासतौर से मोनोसाइट्स, कप्फर सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, मैसेंजियल सेल्स और माइक्रोग्लियल सेल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी लीवर की जो सेल्स है वो फैगोसाइटोसिस का काम कराती हैं, या कौन सी ब्रेन की सेल्स है जो फैगोसाइटोसिस का काम कराती हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इनका जो इनगल्फिंग या किलिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 तरीके से होती है। ठीक है, एक होता है आपका ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, और दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। एक्चुअली किलिंग देखो 2 तरीके से आपकी होगी, एक तो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। एंजाइमेटिक में देखेंगे कि
वो बहुत सारे लाइसोजाइम या ये सब सारी चीज़ें सिक्रीट करेगा और वो उसको डाइजेस्ट करके इनगल्फ करके किल करेंगे भी। बाकी दूसरा जो मेथड होता है फ्री रेडिकल जनरेशन। फ्री रेडिकल क्या होता है, देखो फ्री रेडिकल जो होते हैं ना वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब वो हमारे जो सेलुलर सिस्टम है, सेलुलर सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। अब बोलोगे सर सेलुलर सिस्टम में क्या है, तो सेलुलर सिस्टम में देखो एक तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करोगे तो उसमें लिपिड होगा और क्या होगा आपका प्रोटीन होगा, ठीक है। सेल के अंदर की बात करोगे तो डीएनए होगा। तो बेसिकली प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये तीन चीज़ों को जो फ्री रेडिकल्स है वो तेज़ी से डैमेज करता है और डैमेज करके उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको कम करेगा और एक तरीके से उसको मॉडिफाई भी कर देता है, ठीक है, किल करने से पहले। तो ये जो फ्री रेडिकल मेडिएटेड जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो किल करता है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो सकता है या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो फ्री रेडिकल जो होगा ना वो अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट है तो उसका नाम हम लोग देते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अगर वो ऑक्सीजन से रिलेटिव है तो इसको हम लोग बोलते हैं ROS या इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो अगर लोन पेयर या फ्री रेडिकल एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है तो अगर वो ऑक्सीजन बहुत सारे मॉलिक्यूल में तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। स्पीसीज मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बट उसमें कॉमन बात क्या होगी कि ऑक्सीजन होगा जो कि एक फ्री रेडिकल कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RNS। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एक कॉमन खास बात क्या होगी कि उसमें नाइट्रोजन होगा जो कि फ्री रेडिकल कंटेन कर रहा होगा। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज ये जो होते हैं एक तरीके से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक फ्री रेडिकल्स मेडिएटेड किलिंग या फिर उस चीज़ का काम करते हैं, ठीक है। तो इनका ये मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर अब तीसरी जो सेल्स हम लोग देख रहे हैं दैट इज नेचुरल किलर सेल्स या इसको हम लोग NK सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो काम होता है कि ये क्या करता है, एक तो डायरेक्टली किल करता है वायरस को, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ये डायरेक्टली किल करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। प्लस इसके साथ खास बात ये होती है कि यह एक तरीके से दो प्रकार का एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि एक परफोरिन्स बोलते हैं, दूसरा ग्रैंजाइम। तो देखो परफोरिन्स का मतलब क्या होता है, परफोरिन्स मतलब पोर क्रिएटिंग करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, परफोरिन्स। तो ये क्या करेगा, पहले परफोरिन्स क्या करेगा, जो मतलब जो सेल इन्फेक्टेड है एक तरीके से, ठीक है, उसके ऊपर पोर्स क्रिएट होंगे, ठीक है, और पोरफोरिन के थ्रू, और ग्रैंजाइम जो है वो क्या करेगा, इनसाइड जाएगा और एपोप्टोसिस जो होनी होती है, एपोप्टोसिस जो फैक्टर्स होते हैं उसको इंड्यूस करता है। ग्रैंजाइम A और B होते हैं दो प्रकार के, वो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से उस सेल की जो जिसमें वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स है उसको किल किया जाता है। मैंने देखो क्या लिखा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, मतलब उस सेल को टारगेट करके किल किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि नेचुरल किलर सेल्स का रोल क्या होता है। अब लास्ट में आता है आपका न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो है एक तरीके से ये भी एक तरीके से आपके इननेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है और ये बेसिकली क्या करते हैं, इसको ग्रैन्युलोसाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स कंटेन करती हैं और ग्रैन्यूल्स में क्या होता है आपका बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं या ब्रेक डाउन जो करते हैं माइक्रोब्स या इन सब चीज़ों को, जैसे आपका लाइसोजाइम्स हो गया, कोलेजनेज हो गया, इलास्टेज हो गया। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, जो माइक्रोब्स या बाकी चीज़ें उसकी ये किलिंग कराते हैं ये सब एंजाइम को सिक्रीट करके। अब ये जो सेल्स हैं हमने देखा कि डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज सेल, नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी माइक्रोब्स आएगा ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये किलिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं हम
अगर ये स्पेसिफिक माइक्रोब्स आ रहा है तो भी उसको हम लोग किल करेंगे। यानी कि ये इसकी ब्रॉड एरिया है, ब्रॉडर एरिया में ये माइक्रोब्स को किल करते हैं। ठीक है, तो ये तो था सेल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं ये आपके 4, ठीक है, और इनका जो एक तरीके से ओरिजिन थी यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, प्लस इन्नेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो कॉमन जो सेल्स हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग इसकी मैकेनिज्म और फिर एडॉप्टिव जो सेल्स हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और आप लोगों को कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप लोग पोस्ट करिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को सॉल्व करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा और मेहनत करते हैं कि भाई नया वीडियो हम लोग उस पर करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।